नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम बात करते हैं कक्षा 12वीं मनोविज्ञान विषय की। मनोविज्ञान का सबसे पहला चैप्टर है संवेदन, ध्यान एवं प्रत्यक्षीकरण। कक्षा 11वीं में हमने देखा कि मनोविज्ञान के अध्ययन के केंद्र में मनुष्य का व्यवहार है और मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, तो साथ ही मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो अनेकों परिबल है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो पर्यावरण में अनेकों उद्दीपक है जो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरण में स्थित इन अनेकों उद्दीपकों का अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। मानव व्यवहार की इस प्रक्रिया में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव प्राप्त हम करते हैं उसमें संवेदन, ध्यान एवं प्रत्यक्षीकरण आते हैं, जिनकी जानकारी आज हम इस लेसन के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं संवेदन की। तो संवेदन की परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले संवेदन अर्थात ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाला उद्दीपक का अनुभव। प्रिय छात्रों, आपने यहाँ देखा कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले उद्दीपक के अनुभव को संवेदन कहते हैं। तो पहले हम ज्ञानेंद्रियों की बात समझ लेते हैं। वैसे तो हम विस्तृत रूप से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले ही हैं, कि तो फिर भी शॉर्ट में समझ लें। ज्ञानेंद्रियों को हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम तरह तरह के उद्दीपकों का अनुभव करते हैं, जिसमें सबसे पहली है दृष्टि संवेदन, जिसके माध्यम से हम उद्दीपकों को देखकर प्रतिभाव दे सकते हैं, हमारा व्यवहार कर सकते हैं। दूसरी है श्रवण संवेदन, तीसरी गंध संवेदन, चौथी स्वाद संवेदन और 5वीं स्पर्श या त्वचा संवेदन। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाह्य पर्यावरण के उद्दीपकों का अनुभव करते हैं और बाह्य उद्दीपकों के इस अनुभव को ही संवेदन कहा जाता है। आइए दूसरी व्याख्या समझते हैं। संवेदन अर्थात चेतन अवस्था में सर्जित ऐसा परिवर्तन है कि जो चेता तंतुओं की असाधारण उत्तेजना को मस्तिष्क के संवेदन विस्तार के केंद्र तक पहुंचने से उत्पन्न होता है। थोड़ी कठिन, किंतु फिर भी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां कहा गया है कि ये चेतन अवस्था में सर्जित कोई अवस्था है। संवेदन चेतन अवस्था में ही होता है। मृत शरीर पड़ा है तो उसे कोई भी संवेदन हो सकता नहीं है। यानी यह जो संवेदन है वो चेतन अवस्था में होने वाला परिवर्तन है। क्या होता है उससे? तो चेता तंतुओं की जो असाधारण उत्तेजना है वह मस्तिष्क के संवेदन विस्तार तक पहुंचती है और मस्तिष्क फिर उसके प्रत्युत्तर में किसी न किसी प्रकार का व्यवहार करता है। इसे संवेदन कहते हैं। यहाँ 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट समझ ले। एक तो चेतन अवस्था, दूसरा चेता तंतुओं की असाधारण उत्तेजना और उस उत्तेजना का मस्तिष्क के संवेदन विस्तार के केंद्र तक पहुंचना। इस प्रकार ये हुई दूसरी संवेदन की परिभाषा। इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करें तो बाह्य पर्यावरण में जो अनेकों उद्दीपक है उनका जिन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें अनुभव होता है उसे ही संवेदन कहा जाता है। मैं आशा करता हूं आपको संवेदन का अर्थ समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं संवेदन के विभागों की। तो संवेदन का जो अनुभव हमें होता है वो शरीर के विविध अंगों के माध्यम से होता है और उसके आधार पर संवेदकों को 3 विभागों में विभाजित किया गया है। संवेदनों का अनुभव हम जिस प्रकार के अंगों
या उपांगों के माध्यम से अनुभव करते हैं, उसके आधार पर इनका 3 विभागों में विभाजन हुआ है। आइए उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला बाह्य संवेदक। बाह्य संवेदक का मतलब यह है कि बाह्य पर्यावरण के जो उद्दीपक है उनका हमें अनुभव होता है, उसे बाह्य संवेदक कहते हैं। इस बाह्य पर्यावरण के उद्दीपकों में प्रकाश है, जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं, क्योंकि देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। आंख हो किंतु प्रकाश न हो तो हम देख सकते नहीं हैं। दूसरा ध्वनि, आवाज को सुनना। गर्मी या ठंडी, उसका अनुभव करना। स्पर्श या दबाव, कोई हमें छूता है तो उसका हमें अनुभव होता है। ये सारे बाह्य संवेदक है। तो पर्यावरण के बाहर यानी कि बाह्य पर्यावरण में जो उद्दीपक है जिनका हम संवेदन अनुभव करते हैं उसे बाह्य संवेदक कहते हैं। दूसरा है शारीरिक संवेदन। आइए शारीरिक संवेदन को समझें। शरीर के आंतरिक अवयवों की रचना संवेदकों के लिए जब जिम्मेदार होती है तो ऐसे संवेदक शारीरिक संवेदक कहलाते हैं। यहाँ आपको खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आंतरिक संवेदक भी आ रहे हैं। इसका अंतर आपको समझना आवश्यक है। तो शारीरिक संवेदन उसको कहते हैं जिसमें शरीर के अवयवों की रचना जिम्मेदार होती है। जैसे कहें कि शंकु कोशों की उत्तेजना, श्रवण संवेदन के लिए सूक्ष्म बालकोष। कान तो है, लेकिन कान के भीतर सूक्ष्म बालकोष होते हैं जिसके माध्यम से हमें आवाज का अनुभव होता है। तो ये रचना हुई। तो शरीर के आंतरिक अवयवों की जो रचना संवेदन के लिए जिम्मेदार होती है तो उसे शारीरिक संवेदक कहते हैं। आइए बात करते हैं आंतरिक संवेदक की। शरीर के आंतरिक अवयव में होने वाले परिवर्तन के कारण जिन संवेदनों का अनुभव होता है उन्हें आंतरिक संवेदक कहते हैं। समझिएगा, शारीरिक संवेदकों में हमने देखा कि अवयवों की रचना जिसमें जिम्मेदार होती है उन्हें शारीरिक संवेदक कहते हैं, जबकि यहाँ शरीर के आंतरिक अवयव में होने वाला परिवर्तन जिम्मेदार होता है। खास इस शब्द को आपको पकड़ना है कि शरीर के आंतरिक अवयव में होने वाला परिवर्तन जब संवेदन के लिए महत्वपूर्ण होता है तो उसे आंतरिक संवेदक कहते हैं। जैसे कि पेट खाली होता है तो हमें भूख लगती है, गला सूखने लगता है तो प्यास लगती है, या फिर कहें कि फेफड़े या रक्तवाहिनी में परिवर्तन होता है तो घबराहट होती है। ये सारे शरीर के आंतरिक अवयव में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न संवेदन है। तो ऐसे संवेदनों को आंतरिक संवेदक कहा जाता है। तो ये समझे हमने संवेदन के अनुभव के आधार पर संवेदकों के 3 विभाग। आइए अब हम बात करते हैं संवेदन के प्रकारों की। संवेदन के मुख्य 5 प्रकार है, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की। सबसे पहला दृष्टि संवेदन यानी कि आंख। दूसरा श्रवण संवेदन यानी कि कान। तीसरा गंध संवेदन यानी कि नाक। चौथा स्वाद संवेदन यानी कि जीभ। और 5वां स्पर्श संवेदन यानी कि त्वचा। तो संवेदन के 5 प्रकार है। तो आइए अब हम संवेदन के सबसे पहले प्रकार दृष्टि संवेदन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि दृष्टि संवेदन क्या है और उसकी जो ज्ञानेंद्रिय है हमारी आंख, वह किस प्रकार हमें संवेदन का अनुभव कराती है, उसकी बात करते हैं। तो मानव जीवन के सभी संवेदनों में सबसे महत्वपूर्ण संवेदन है दृष्टि संवेदन। दृष्टि संवेदन के लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है।
प्रकाश की अनुपस्थिति में आंखें होने के बावजूद हमें दृष्टि संवेदन संभव नहीं है। यानी दृष्टि संवेदन के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। हम आंख की रचना और उसका जो कार्यकलाप है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि यह दृष्टि संवेदन किस प्रकार से काम करता है। तो हमारी जो आंख है, उस आंख का जो सफेद रंग का हिस्सा है उसे अक्षिपटल कहते हैं। यह जो अक्षिपटल है वह सफेद तंतुओं से बना अपारदर्शक हिस्सा होता है। आंख के गोले का जो काला भाग है वह पारदर्शक होता है, जिसके माध्यम से प्रकाश की किरण आंख में प्रवेश करती है। उस हिस्से को डकपटल कहते हैं। आंख के बीच में दिखाई देने वाला काला मटमैला जो हिस्सा है उसे कृष्णमंडल कहते हैं। उनके बीच में रही जगह कीकी के रूप में जानी जाती है। असल में हम उसे कीकी कहते हैं, लेकिन कीकी कोई अवयव नहीं है, किंतु एक छोटा सा छेद है। जब प्रकाश की मात्रा बढ़ती है तो कृष्णमंडल के स्नायुओं का विस्तार होता है, और कृष्णमंडल के स्नायु का विस्तार बढ़ने की वजह से कीकी छोटी होती है। आप देखिए, ज्यादा प्रकाश में आप अपनी आंखों को सिकुड़ देते हैं या अपने आप आंखें सिकुड़ जाती है, और प्रकाश की मात्रा घटती है तो कृष्णमंडल के स्नायु संकुचित होते हैं, जिससे कीकी का कद बढ़ जाता है। अंधेरा होता है या कम प्रकाश होता है तो हमारी आंखें चौड़ी हो जाती है दृश्य को या वस्तुओं को देखने के लिए। यानी कि कृष्णमंडल के स्नायु का विस्तार बढ़ता है तो कीकी छोटी होती है, और प्रकाश की मात्रा घटती है तो कृष्णमंडल के स्नायु संकुचित होते हैं तो कीकी का कद बढ़ता है। पास या दूर के पदार्थ के संवेदन के लिए नेत्रमणि या सीलियर स्नायु जिम्मेदार है। यानी कि पास या दूर पड़ी वस्तुओं को देखने के लिए नेत्रमणि एवं सीलियर स्नायु का स्वस्थ होना आवश्यक है। और इसीलिए आप देखें, बड़ी उम्र वाले लोगों को बहुत बार ये होता है, नेत्रमणि में समस्या उत्पन्न हो जाती है तो नई नेत्रमणि वे डलवाते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले संवेदन के प्रकारों में हमने देखा कि दृष्टि संवेदन में हमारी आंख के अलग अलग जो हिस्से हैं, सफेद रंग का जो हिस्सा है वो अक्षिपटल है, काले रंग का मटमैला हिस्सा है उसे कृष्णमंडल कहते हैं, और उसके अंदर जो जिसको हम कीकी के रूप में जानते हैं वह एक छेद है पारदर्शक, जिसके माध्यम से हम दृश्यों को, वस्तुओं को, चीजों को देख पाते हैं। महत्वपूर्ण बात, चीजों और वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है। साथ ही प्रकाश अगर ज्यादा हो तो कीकी सिकुड़ती है, और प्रकाश अगर कम हो तो हमारी कीकी बढ़ती है, विस्तृत होती है, चौड़ी होती है। यह हुई दृष्टि संवेदन की बात। संवेदन प्रकारों में दूसरा महत्वपूर्ण संवेदन है श्रवण संवेदन। आइए अब हम श्रवण संवेदन की बात करते हैं। हम जिस संसार में रहते हैं, जिस जगत में हम जीते हैं, उससे जीवंत संपर्क के लिए कार्यक्षम श्रवणेंद्रिय का होना आवश्यक है। आवाज की दिशा एवं अंतर को परखने के लिए कर्णेंद्रिय की सक्रियता अति आवश्यक है। अगर कर्णेंद्रिय सक्रिय न हो तो आवाज किसी दिशा से आती है और हम किसी दिशा की ओर देखते हैं। आवाज नजदीक से आ रही है या दूर से आ रही है, ये सब हम समझ पाते नहीं है। यानी संसार से जीवंत संपर्क हम कर पाए तथा आवाज के अंतर और दिशा को समझ पाए, इसके लिए
कर्णेंद्रिय का सक्रिय होना, स्वस्थ होना आवश्यक है। मित्रों, सामान्य रूप से हम 20 से 20,000 सीपीएस यानी कि साइकिल पर सेकंड हर्ट्ज तक के कंपन की संख्या वाली आवाज सुन सकते हैं। ध्यान से समझिए, हम 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के कंपन की संख्या वाली आवाज को सुन सकते हैं। यह बहुत बार एक वाक्य में या एमसीक्यू में भी पूछा जाता है सवाल, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ ले। मनुष्य 20 से 20,000 सीपीएस हर्ट्ज तक की कंपन की संख्या वाली ध्वनि को सुन सकता है। ये अब इस श्रवण संवेदन यानी कि कान की जो रचना है उसको समझते हैं और किस प्रकार से कान के विविध विभाग काम करते हैं, जिसके माध्यम से हम सुन सकते हैं ध्वनि को और दिशा एवं अंतर को जान सकते हैं। श्रवण संवेदन के 3 विभाग है। पहला है बाह्य कर्ण, जिसमें कान की बूट जिसे कर्णपाली कहते हैं, कर्ण नलिका एवं कर्णपटल जिसे कर्णढोल कहते हैं। यह श्रवणेंद्रिय के बाह्य हिस्से में आते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, इसे बाह्य कर्ण कहते हैं। दूसरा है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में हथौड़ी, एहरण और पेंगड़ू है। ये तीनों विभाग जो है मध्य कर्ण के, वो उसके आकार के आधार पर उसके ये नाम बनाए गए हैं। और तीसरा है अंतरकर्ण। अंतरकर्ण में आता है मध्य भाग, शंखाकृति जिसे कर्ण शंख भी कहते हैं, और अर्धगोलाकार। इस प्रकार देखें तो श्रवणेंद्रिय के 3 विभाग, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतरकर्ण, और तीनों विभागों में 3-3 उसके उपांग है। बाह्य कर्ण में कान की बूट यानी कि कर्णपाली, कर्णनलिका एवं कर्णपटल यानी कि कर्ण ढोल। मध्य कर्ण में हथौड़ी, एहरण और पेंगड़ू, और अंतरकर्ण में मध्य भाग, शंखाकृति और अर्धगोलाकार। तो आइए अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो श्रवणेंद्रिय है वह किस प्रकार से काम करती है। पर्यावरण की जो आवाजें हैं वो सबसे पहले कर्णपाली में एकत्रित होती है। कर्णपाली में एकत्रित होकर यह जो आवाजें हैं वो कर्णनलिका के माध्यम से कर्ण ढोल तक पहुंचती है, और जब ये आवाजें कर्ण ढोल तक पहुंचती है तो वहां कंपन उत्पन्न होता है, यानी कि बाह्य पर्यावरण की आवाजों का कर्णपाली में एकत्रित होकर कर्णनलिका के माध्यम से कर्ण ढोल तक पहुंचना, और कर्ण ढोल में पहुंचते ही वहां कंपन उत्पन्न होता है। जब कर्णढोल में यह कंपन उत्पन्न होता है तब कर्णढोल के साथ ही जुड़े हुए मध्य कर्ण की जो 3 हड्डियां हैं उसमें भी कंपन उत्पन्न होता है, और मध्य कर्ण की हड्डियों में कंपन उत्पन्न होने से वे ध्वनि तरंग अस्थि तरंग में रूपांतरित हो जाती है, और अस्थि तरंग अंतरकर्ण में पहुंचते हैं। तो ध्वनि तरंग अस्थि तरंग में रूपांतरित होकर ये अस्थि तरंग अंतरकर्ण में पहुंचते हैं, यानी कि कान का अंदर का जो तीसरा हिस्सा है उसमें ये तरंगे पहुंचती है, और अंतरकर्ण में पहुंचते ही ये अस्थि तरंगे प्रवाही तरंगों का रूप ले लेती है, यानी कि कर्णढोल तक ध्वनि तरंग, कर्णढोल से आगे मध्य कर्ण में ये तरंगे जाती है तो अस्थि तरंग में रूपांतरित होती है, और मध्य कर्ण से जब ये अस्थि तरंगे आगे बढ़ती हैं अंतरकर्ण में तो ये प्रवाही तरंग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रवाही तरंगे शंखाकृति या वर्णवलय में आए हुए प्रवाही को उत्तेजित करती है, और जो अर्धगोलाकार यानी कि वर्णवलय है उसमें उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिसके कारण वहां के जो सूक्ष्म बाल कोश होते हैं वह उत्तेजित होते हैं।
और अंतरकर्ण के कर्ण वलय में आए हुए ये जो बाल कोश है, उनकी उत्तेजना से ये चेता प्रवाह उत्पन्न होता है। ये चेता प्रवाह मस्तिष्क के निम्न खंड में आए हुए श्रवण केंद्र तक पहुंचते ही व्यक्ति को ध्वनि का संवेदन होता है, यानी कि आवाज सुनाई देती है। फिर से इसको शॉर्ट में समझे। पर्यावरण की आवाजें कर्णपाली में एकत्रित होती है, वहां से कर्णढोल में जाती है, कर्णढोल में से वे मध्यकर्ण में जाती है, मध्यकर्ण में वे ध्वनि तरंगे अस्थि तरंग का रूप लेती है, वे अस्थि तरंगे अंतरकर्ण में जाती है और प्रवाही तरंग का रूप लेती है। और प्रवाही तरंग जब शंखाकृति और कर्णवलय में जाती है तो वहां एक उत्तेजना उत्पन्न होती है। उस उत्तेजना से वहां के जो सूक्ष्म बालकोश है वह उत्तेजित होते हैं और उसके माध्यम से एक चेता प्रवाह उत्पन्न होता है। यह चेता प्रवाह मस्तिष्क के निम्न खंड में आए हुए श्रवण केंद्र तक पहुंचता है और इस प्रकार हमें ध्वनि संवेदन का अनुभव होता है। आइए, आज हमने जो बातें की उसको मैं शॉर्ट में फिर से आपके सामने रख लेता हूँ। कक्षा 11वीं में हमने मनोविज्ञान के बारे में देखा कि मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है और मनुष्य के व्यवहार को तरह तरह के जो उद्दीपक है वो प्रभावित करते हैं। तो उन उद्दीपकों को समझना है, तो उन उद्दीपकों का अनुभव ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। ज्ञानेंद्रिय यानी जिसके माध्यम से हमें उद्दीपक का अनुभव होता है। तो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास: दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद एवं स्पर्श, जिसमें से हमने 2 की बात आज की, दृष्टि संवेदन की। दृष्टि संवेदन में हमें सबसे पहले देखा कि प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है और साथ ही साथ दृश्य जो हमें दिखाई देते हैं वो कीकी के माध्यम से दिखाई देते हैं और जो कीकी है वह एक छेद है, पारदर्शी छेद। प्रकाश ज़्यादा हो तो हमारी ये कीकी सिकुड़ जाती है और प्रकाश कम हो तो चौड़ी हो जाती है, तभी हम दृश्यों को देख पाते हैं। दूसरी बात हमने की श्रवण संवेदन की। श्रवण संवेदन में हम सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात देखें तो हम 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की कंपन संख्या वाली आवाज़ें ही सुन सकते हैं। 20 से कम या 20,000 से ज़्यादा कंपन संख्या वाली आवाज़ को हम सुन सकते नहीं हैं। श्रवण संवेदन के 3 विभाग, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतरकर्ण की बात की। तीनों के भी 3-3 छोटे छोटे उपांग और आवाज़ का यानी कि ध्वनि का बाह्य कर्ण के कान की बूट के माध्यम से कर्णपटल तक पहुंचना, वहां से उसका ध्वनि तरंग का अस्थि तरंग में रूपांतर होना और मध्य कर्ण के माध्यम से उस अस्थि तरंग का अंतरकर्ण में प्रवेश होना और अंतरकर्ण में प्रवेश होते ही उसका प्रवाही तरंग में रूपांतरित होना और उसकी वजह से सूक्ष्म बालकोशों का उत्तेजित होना और चेता प्रवाह उत्पन्न होना और चेता प्रवाह मस्तिष्क के निम्न खंड में आए हुए श्रवण केंद्र तक पहुंचते ही उसके द्वारा हमें संवेदन का अनुभव होता है, श्रवण संवेदन का। तो इस प्रकार आज हमने मनोविज्ञान के पहले चैप्टर संवेदन, ध्यान एवं प्रत्यक्षीकरण की बात की। मैं आशा करता हूँ कि जितनी की भी बातें आज हमने की है उसे आप ठीक से समझे होंगे। आज इतना ही। आने वाले लेसन में हम दूसरे जो 3 संवेदन है, गंध संवेदन, स्वाद संवेदन और स्पर्श संवेदन, उसकी बात करेंगे और उसके बाद ध्यान की बात करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।